वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। तो आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल में जो कला हुई के बारे में, क्षेत्र में जितना भी कार्य हुआ है उसके बारे में हम आज देखेंगे, जो कि क्लास 11th की बुक है हमारी भारतीय कला का इतिहास, जो कि हमारे NCERT पैटर्न पर आधारित है, जो कि हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे DSSB, TGT आर्ट और EMRS है, KVS, NVS, इनमें मोस्टली NCERT का ही रिलेटेड जितना भी मैटर होता है वही पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो पहले भी मैंने वीडियो एक सिंधु घाटी सभ्यता और जो अजंता की गुफा है उससे भी रिलेटेड मैंने पॉइंट्स पे डिस्कशन किया हुआ है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं, जो कि हमारी मूर्तिकला के क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिया हुआ है परिचय कि मौर्य काल के दैनिक कला के अनेक विधाएं अपने चरमोत्कर्ष पर थीं। मौर्य कला में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि कला का कार्य, मूर्तिकला का कार्य सबसे ज़्यादा मौर्य काल में ही हुआ है, जो कि चरमोत्कर्ष पे भी माना जाता है। इस काल में अधिकांश चित्र पहाड़ों को काट करके उनकी दीवारों पर भित्ति चित्रों के रूप में विभिन्न रंगों के प्रयोग से अथवा उत्कीर्ण करके बनाए गए थे। मौर्य काल की मूर्तिकला विशेष उल्लेखनीय रही है, क्योंकि यहाँ पर चौरीवाहक यानी कि दीदारगंज से प्राप्त जो यक्षिणी की मूर्ति है, तो ये आपकी पटना बिहार से प्राप्त हुई है, तथा सिंह शीर्ष जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो है एकास्म स्तंभ का शीर्ष भाग जो है वो आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये दोनों ही इस काल की पॉलिश किए हुए मूर्ति काल के बेहतरीन उदाहरण है। तो किस काल की बात की गई है यहाँ पर? मौर्य काल की। कुछ और मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं जो शुंग काल से संबंधित रही हैं, किंतु वे इतनी प्रभावशाली नहीं हुई हैं कि उनको पहचान मिल पाती। विशेष ख्याति जो रही है वो प्राप्त कला के दो रूप जो रहे हैं कुषाण तथा उसके बाद गुप्त में देखने को मिलते हैं। यद्यपि जो कुषाण काल रहा है उसमें मूर्ति कला की दो अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई थी, जैसे कि पहली गांधार कला थी और फिर बाद में कुषाण से रिलेटेड ही हमारी कुषाण में गांधार और मथुरा चली थी शैलियाँ। तो गांधार कला शैली कुषाणों की एक प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर के निकट गांधार प्रांत के आसपास हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? गांधार प्रांत के आसपास हुई थी। इसमें भारतीय विषयों पर आधारित बुद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ होती थी, ग्रीको रोमन कला जो रही है वहाँ के तत्वों के समावेश ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज पत्थरों से उकेरा गया था इनको। यहाँ पे किन पत्थरों का यूज हुआ है? तो ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। मथुरा के आसपास बहुलता में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थरों को तराश करके मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर की बात हुई है वो आपके मथुरा में हुआ है, और यहाँ पर जो गांधार थी वहाँ पे ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज की पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। मथुरा के अलावा सारनाथ, बहरुत के आसपास बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थंकरों, बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ स्थानीय परंपराओं के आधार पर शुद्ध भारतीय कला तत्वों का समावेश करके बनाई गई हैं। अतः इस शैली में मूर्तियाँ जो निर्माण हुआ है यहाँ पर मथुरा कला शैली और मथुरा सारनाथ कला शैली, अथवा जो आपकी भारतीय कला शैली रही है उसमें भी कहा जाता है इसको। मूर्ति कला जो रही है आपकी उसका निर्माण यहीं की परंपरा गुप्त काल में ही ना होकर के केवल जानकारी रही है जारी रही है, बल्कि इस काल में जो गुफा चित्रों का रहा है वो भी यहाँ पे निर्माण हुआ है, और गुफा शिल्पों का व चित्रों का भी निर्माण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आप देख लीजिए जो कि आपके मूर्तिकला से रिलेटेड है, जो कि आगे दिया हुआ है बोधिसत्व गांधार शैली से प्राप्त है ये दोनों। इधर का जो बोधिसत्व है वो आपका मथुरा शैली से प्राप्त हुआ है। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इस काल में बनी मूर्तियाँ यानी मूर्ति शिल्प का आप अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो पहला हमारा जो है वो है आपका सिंह शीर्ष, जिसे सारनाथ से प्राप्त किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं जानकारी। इसका नाम है सिंह शीर्ष, और स्थान जो जहाँ से ये प्राप्त हुआ है वो सारनाथ मौर्य काल से प्राप्त हुआ है, वो भी उत्तर प्रदेश में सारनाथ पड़ता है। माध्यम इसका रहा है पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर। तो मोस्टली ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सारनाथ से प्राप्त स्तंभ है उसका
जो माध्यम रहा है वो बलुआ पत्थर रहा है, वो भी पॉलिश किया हुआ, यानी कि मौर्य काल से रिलेटेड है। मौर्य काल अपनी पॉलिश किए हुए कार्य के लिए सबसे ज़्यादा फेमस भी रहा है। और काल रहा है जो इसका वो रहा है ईसा पूर्व 3री सदी में। कलाकार इसके अज्ञात हैं और संग्रह जो है वो आपका सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में ये संग्रहित है। अब इसका विवरण भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इसको प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में स्थापित करवाया हुआ था। तो किसको बताया गया है यहाँ पे, सारनाथ से जो प्राप्त स्तंभ हुआ है सिंह स्तंभ, उसका जो स्थापना रहा है वो अशोक ने करवाया हुआ था। और अशोक जो थे आपके मौर्य काल से संबंधित थे, इसीलिए इसको मौर्यकालीन कहा भी जाता है। अब दरअसल भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाना चाहता था। तो यहाँ पे अशोक के बारे में ये बात की गई है। इस स्तंभ के 5 प्रमुख भाग रहे हैं। अब 5 प्रमुख भाग कौन कौन से रहे हैं उनको देख लीजिए। तो पहला इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे जो मुख्य शिला रही है वो स्तंभ, इस साफ्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि अब कई भागों में खंडित हो चुका है। और सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि कमल आकृति वाला यहाँ पे घंटी नुमा आधार बना हुआ है, जिसको आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये नीचे का जो पार्ट दिया हुआ है घंटी नुमा इसका दिया गया है। और थर्ड पॉइंट अब दिया हुआ है कि घंटी नुमा जो आधार है उसके ऊपर चक्र बना हुआ है, जिस पर शक्ति और साहस से भरे हुए 4 पशुओं को दिखाया गया है। तो 4 पशु कौन कौन से हैं, हाथी, बैल, सिंह और घोड़ा। कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पे जो 4 पशु बने हुए हैं तो वो कौन कौन से पशु बने हुए हैं। तो यहाँ पे हाथी, बैल, सिंह और घोड़ा को घड़ी की सुइयों के अनुरूप दौड़ते हुए दिखाया गया है तथा उनके बीच में 24 तीलियों वाला धर्मचक्र भी बना हुआ है। अब धर्मचक्र भी देख लीजिए जो कि यहाँ पे बीच में बना हुआ है, ये इधर दिया हुआ है। अगला पॉइंट अब देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ड्रम के ऊपर 4 सिंह बने हुए हैं, चारों मुख दिशाओं में है इनका, और चौकस किंतु रोबीले अंदाज में दिखाया गया है। यहाँ पर अपने अगले पैरों की ओर खड़े हुए ये सिंह दिखाए गए हैं, जबकि उनकी जो पीठ है आपस में सटी हुई है, यानी कि जुड़ी हुई है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इस सिंह शीर्ष के जो रही है वहाँ का सबसे ऊपरी भाग जो रहा है 24 तीलियों वाला एक धर्मचक्र क्राउनी व्हील है, जो कि अब खंडित अवस्था में सारनाथ में पड़ा हुआ है। इस धर्मचक्र को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग में अंकित किया जाता है। इसको आपने झंडे में देखा ही होगा जरूर, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। इस सिंह शीर्ष को बिना धर्म के और धर्मचक्र जो कि मुकुट स्वरूप में इसके शीर्ष पर था और बिना घंटी नुमा आधार के गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी इसको राष्ट्रीय महत्व के दर्जा दस्तावेज में प्रयोग किया जाता है। अब अगला देख लेते हैं। ये था आपका सारनाथ स्तंभ के बारे में, जो कि सिंह स्तंभ कहा जाता है जिसे। अब अगला जो है हमारा वो है चौरी वाहक या फिर यक्षिणी इसको कहा जाता है, और चावर धारणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आप ध्यान से देख लीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि एग्जाम्स में आपको फिगर दे देता है और उसके बारे में जानकारी आपसे पूछ लेता है। तो अब इसकी जानकारी जो है उसको देख लीजिए। तो अब जो ये मूर्ति शिल्प है इसका नाम है आपका चौरीवाहक या फिर यक्षिणी से कहा जाता है। स्थान जो रहा है वो दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है, वो भी मौर्यकालीन है आपकी ये। और पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में, तो बिहार से ये प्राप्त हुई है। और माध्यम इसका रहा है पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। और काल जो रहा है वो आपका ईसा पूर्व की 3री सदी में ये प्राप्त हुआ है, जो कि मौर्यकालीन रहा है। यहाँ के कलाकार जो रहे वो अज्ञात है और संग्रह जो रहा है वो पटना संग्रहालय बिहार में यह सुरक्षित है। अब इसका विवरण देख लेते हैं। तो विवरण में दिया हुआ है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा एक और बेहतरीन उदाहरण खड़ी हुई अवस्था में निर्मित यह आदमकद चौरीवाहक जो यक्षिणी की मूर्ति है, जिसने अपने दाहिने पैर में चौरी इस प्रकार पकड़े हुए हैं, दाहिने हाथ में जो चौरी पकड़े हुए दाहिने हाथ में, ठीक है, तो पकड़े हुई है कि वह कंधे के ऊपर है, जबकि उसका बायां हाथ टूटा हुआ यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसको ऊपर देख लीजिए। तो ये बायां हाथ जो है वो उसका टूटा हुआ दिखाया गया है। और
यहाँ पे जो इस शिल्प का एक सुंदर युवा लंबे कद वाली सुसज्जित स्त्री को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है। उसके बच्चों को विशेष उपहार के साथ में दिखाया गया है और स्त्रियोचित श्रृंगार किया गया है। उसके बालों में, मस्तक पर, कानों में, गले में, हाथों में और कमर के नीचे पहने हुए वस्त्र के ऊपर सुंदर आभूषण धारण किया हुआ दिखाया गया है। उसके चेहरे को पर्याप्त गोलाई, तीक्ष्ण नाक नक्श और शरीर के अन्य अंगों को भी विशिष्टता से प्रदान किया गया है। शिल्प में कोमलता का एहसास कराया गया है। और ये जो मूर्ति रही है वो आपकी बलुआ पत्थर में निर्मित हुई है, जिसमें कि पॉलिश करके चमक उत्पन्न की गई है। तो ये आपका जो था मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी चावर धारणी, तो इसको देख लीजिएगा। अब अगला जो है वो है आपका, ये आप देख लीजिए, फिगर दिया हुआ है जो कि है बोधिसत्व शीर्ष। ये आपका गांधार शैली से प्राप्त हुआ है, तो अब इसको भी देख लीजिए। तो इसके बारे में अब जानकारी, नाम इसका है कि बोधिसत्व शीर्ष इसको कहा जाता है, जो कि कुषाण काल गांधार शैली से प्राप्त हुआ है। और स्थान कौन सा रहा है इसका, तो तक्षशिला पाकिस्तान से ये प्राप्त हुई है। माध्यम है इसका शिला यानी कि पत्थर में निर्मित हुआ है। और काल इसका जो रहा है वो दूसरी सदी में ये निर्माण हुआ है इसका। और आकार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका आकार हो जाएगा, तो आकार है इसका 27.5 गुणे 20 गुणे 15 सेंटीमीटर, ये इसकी आकार रहा है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और इसके कलाकार अज्ञात है। और संग्रह है आपका, ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब इसका विवरण भी देख लेते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं, दिया हुआ है कि शिल्पकला की गांधार शैली में बने इस बोधिसत्व शीश को तक्षशिला पाकिस्तान से प्राप्त किया गया है। कुषाण काल से संबंधित यह शीर्ष आकृति जो है वो ईसा की दूसरी सदी में निर्मित हुआ है। इस शिल्प में भारतीय, ग्रीको रोमन, हेलेनिस्टिक कला तत्वों के बेहतर समावेश देखने को मिलता है, जो कि गांधार शैली की एक विशेषता रही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बोधिसत्व जो शीर्ष है वो हेलेनिस्टिक कला तत्वों को बेहतर ढंग से उभारा गया है, जैसे कि घुंघराले बाल को मोटी घुमावदार रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर होठों की बनावट, आँखों के घेरे व उभार, आधी बंद आँखें हैं। पहले बनी मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई थोड़ी कम की गई है, फिर भी उनमें लयात्मकता का एहसास, नाक नक्श को पर्याप्त गोलाई और तीक्ष्णता, इन सबसे बढ़कर के छाया प्रकाश का अनोखा यहाँ पर संयोजन चेहरे की बनावट को विशिष्टता प्रदान करती है। अगला दिया हुआ है कि बुद्ध जातक कथाओं व बोधिसत्वों के जीवन से संबंधित अनेक बेहतरीन मूर्तियाँ गांधार क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं। इनमें विशिष्ट हेलेनिस्टिक कला तत्वों का समावेश रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका कि हेलेनिस्टिक कला तत्वों का यहाँ पर समावेश हो जाता है। शारीरिक विन्यास, केश सज्जा, अंगों की लयात्मकता, वस्त्रों की बनावट, और यहाँ पर आपकी जो पार्थियन और बैक्टीरियन कला परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा हुआ है, किंतु विचारों व भावों में स्थानीय परंपराओं के अनुसार भारतीयता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो यह आपका जो था इम्पॉर्टेंट है बोधिसत्व से रिलेटेड। अब अगला देख लेते हैं। तो ये आपके बुद्ध की पिक्चर दिया हुआ है, जो कि है बैठे हुए बुद्ध की, जो कि आपके कटरा से प्राप्त है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा फिगर। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसका नाम है बैठे हुए बुद्ध, जो कि कटरा सी मांड, मथुरा से प्राप्त है और ये कुषाण काल की मानी जाती है। यहाँ पे स्थान जो है वो आपको मथुरा से प्राप्त है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका माध्यम की बात कर ले तो माध्यम रहा है इसका चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर। और काल जो रहा है वो ईसा की तीसरी सदी में ये बना हुआ था। कलाकार अज्ञात है और संग्रह जो है वो आपका मथुरा संग्रहालय में ये संग्रहित है। तो यहाँ पे मथुरा संग्रहालय में कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपका जो विवरण अभी देख लेते हैं इसका। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा एक प्राचीन नगर रहा है, ठीक है, जो कि शुद्ध भारतीय शैली में बनी हुई हिंदू, जैन, बौद्ध मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि जो बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो कुषाण से जो मथुरा और कुषाण रही है उसको ध्यान रखिएगा कि गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भारतीय शैली के बनी हुई वो जैन बुद्ध मूर्तियाँ जो रही हैं वो विशिष्टता से प्रसिद्ध रही हैं।
कुषाण काल से संबंधित यहाँ बड़ी संख्या में मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं। अब अगला देख लेते हैं, दिए हुए कि कटरासी मांड मथुरा से प्राप्त बुद्ध की यह प्रतिमा जो मूर्ति रही है ईसा की 3री सदी में बनी हुई है। अभी मैंने आपको बताया ही था ऊपर। फिर इस शिल्प में बुद्ध के साथ में उनके 2 अनुयायी को भी दिखाया गया है यहाँ पर, और बुद्ध को पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस मुद्रा में यहाँ पे दिखाया गया है, तो पद्मासन मुद्रा में। उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, कंधे से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, जबकि बायां हाथ उनकी बाईं जंघा पर रखा हुआ है। उनके केस की गांठ ऊषा निशा को ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। उनके कंधे चौड़े हैं और बाएं कंधे को संघाटी नामक वस्त्र से, अब यहाँ पे वस्त्र का नाम क्या बताया गया है, संघाटी। तो संघाटी नामक वस्त्र से इस तरह ढका गया है कि उनका हाथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बुद्ध को 3 शेरों वाली सिंहासन पर विराजमान यहाँ पर दिखाया गया है। अब अगला दिया हुआ है कि बुद्ध के अनुचरों की पहचान पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में की गई है। तो किस रूप में, पद्मपाणि और वज्रपाणि, क्योंकि उनमें से एक के हाथ में कमल यानी कि पद्म, दूसरे के हाथ में वज्र है, इसीलिए इसको पद्मपाणि और वज्रपाणि के नाम से भी जाना गया है। तो उस पहचान की गई है। साथ ही उन्होंने सिर पर मुकुट पहना हुआ है। बुद्ध की आकृति के पीछे एक बड़ा आभा मंडल दिखाया गया है जिस पर साधारण ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ऊपर की ओर 2 तिरछी मानव आकृतियों को भी उकेरा गया है यहाँ पर, और जिसके सिर के घुमाव जो रहा है उसको बारीकी से यहाँ पे उकेरा गया है। अब अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है कि अब आप यहाँ पे मोस्टली ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा विशेषताओं से ही उठाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा विशेषताओं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी विशेषता अगली दी हुई है कि बुद्ध के चेहरे को मांसल व पर्याप्त गोलाई के साथ तीक्ष्ण नाक नक्शे वाला दिखाया गया है। उनके धड़ व पेट को भी हष्टपुष्ट और दोनों टांगों का फैलाव से शरीर को संतुलन स्थापित करते हुए दिखाया गया है। यह मूर्ति जो है वो मथुरा शैली में बनी मूर्तियों के प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो आपके था वो था कटरा से प्राप्त मथुरा से यानी कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। अब अगला देख लेते हैं, ये आप देख लीजिए, ये भी एक फिगर है जो कि है आपका बैठे हुए बुद्ध की, जो कि आपके गुप्त काल से प्राप्त हुआ है। तो अगला आप देख लेते हैं, जो दिया हुआ है कि बैठे हुए बुद्ध की, जो कि आपके गुप्त काल यानी कि सारनाथ शैली इसका नाम है, और जो नाम इसका ध्यान रखिएगा आपका बैठे हुए बुद्ध हैं जो कि गुप्त काल में प्राप्त हुए हैं, और नाम इसका रहा है स्थान जो रहा है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश, ये आपके सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। और माध्यम जो रहा है इसका बलुआ पत्थर रहा है, और काल जो है ईसा की 5वीं सदी इसका काल रहा है, और संग्रह जो रहा है वो सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में ये संग्रहित है। अब इसका विवरण भी देख लेते हैं। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है, और इसका जो टाइमिंग रही है वो रही है 5वीं सदी के उत्तरार्ध में गुप्त काल में बनी हुई है। यह मूर्ति चुनार से लाए हुए बलुआ पत्थर को तराश करके बनाई गई है, और पद्मासन मुद्रा में इसको बैठे हुए दिखाया गया है जो कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। ऐसे सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है जिस पर चक्र भी अंकित है, और उसके दोनों ओर हिरण की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। उनके हाथों में उंगलियों की मुद्रा रही है वो धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि बुद्ध की प्रतिमा में देखा जा सकता है। सिंहासन के नीचे बने हुए जो फलक है वहाँ पर अनुयायियों को वंदना करते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा की जो सारनाथ शैली में बनी हुई अनेक मूर्तियों का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसकी जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। जो कि पहला दिया हुआ है कि इस मूर्ति में बुद्ध का शारीरिक विन्यास समानुपातिक है। शिल्प की ब्राह रेखाएं जो है वो आपकी घुमावदार और लयात्मक है। उनकी टांगों का फैलाव शिल्प को संतुलित प्रदान करना जान पड़ता है। अगला दिया हुआ है कि बुद्ध को पारदर्शी अति महीन वस्त्र धारण किए हुए दिखाया गया है यहाँ पर, और चेहरे को जो गोल शांत किंतु भावपूर्ण आधी झुकी हुई आंखें, उभरे हुए होंठ, पतली नाक, लंबी नाक और कुषाण कालीन मूर्तियों की तुलना में गालों की गोलाई लिए हुए कम दिखाया गया है यहाँ पर। और जो वज्र से थोड़ा नीचे का हाथ जो है वो उंगलियों
उंगलियां जो रही हैं वो धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में दिखाया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऊपर की ओर उठी हुई ऊषा निशा में घुमावदार घुंघराले केस दिखाए गए हैं। सिंहासन के पिछले वाले भाग में फूल, बेलबूटों और ज्यामितीय आकृतियों से सुसज्जित आभामंडल दिखाया गया है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि आभामंडल का केंद्रीय भाग जो रहा है वो बिना किसी आकृति के सपाट छोड़ दिया गया है, यानी कि कोई भी आकृति नहीं बनाई गई है वहाँ पर, जिसके आभामंडल प्रभावशाली जान पड़ता है। अब इसके बारे में अगला जो नीचे दिया हुआ है उसको भी देख लीजिए। दिया हुआ है कि सारनाथ से प्राप्त बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं खड़ी और बैठी अवस्था में दिखाई गई हैं, जिनमें समान गुण को दर्शाया गया है। ये मूर्तियां जो हैं वो सौम्य और पर्याप्त धरातलीय विस्तार को लिए हुए हैं। तो ये आपने जो भी जानकारी थी इसको देख लीजिएगा। बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, जो कि आपकी गुप्त काल से प्राप्त हुई है। अब अगला देख लेते हैं। अगला ये देख लीजिए जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन तीर्थंकर की, जो कि गुप्त काल से प्राप्त हुई है। इसके बारे में अब जानकारी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि जैन तीर्थंकर इसका नाम रहा है, जो कि गुप्त काल की रही है, मथुरा शैली से प्राप्त है। इसका नाम आपने देख लिया है। अब इसका जो माध्यम है वो आपका बलुआ पत्थर रहा है। गुप्त काल जो प्राप्त हुई है मूर्ति है उसका जो समय रहा है वो रहा है ईसा की 5वीं सदी, और कलाकार जो रहे वो अज्ञात हैं। और यहाँ का जो संग्रह रहा है वो राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में यह संग्रहित है। अब इसका विवरण भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पर, इस मूर्ति शिल्प में जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर को पद्मासन मुद्रा में दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ बैठे हुए दिखाया गया है। यहाँ पर मूर्तिकार ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा, यहाँ पे माध्यम क्या रहा है, लाल बलुआ पत्थर द्वारा इस मूर्ति को मथुरा कला शैली में गुप्त काल में बनाया हुआ है। और आकृति जो रही है, आकृति का भारीपन मथुरा शैली के सामान्य विशेषता रखता है। बालों के लटे वृत्ताकार घुंघराले हैं, किंतु नाक, आँखें और भौहें और कान होंठ पर्याप्त घुमाव के लिए समान आकार वाले हैं। तीर्थंकर महावीर स्वामी जो रहे यहाँ के दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बहुत ही शांत और सौम्य प्रतीत हो रहे हैं। और बुद्ध के आभामंडल पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी उकेरी गई हैं। मूर्ति में धड़ को पर्याप्त स्पष्टता से दिखाया गया है और वक्ष स्थल के बीच में एक आकृति भी उकेरी गई है। तो ये आप फिगर देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी उसको हमने देख लिया। कुछ MCQs यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि किस राज्यकाल में राजवंश में कला की 2 शैलियाँ गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका कुषाण राजवंश में। अगला दिया हुआ है कि बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियाँ ग्रेनाइट से रोमन शैली में निर्मित की गई हैं। ये कथन किसका है, किस कथन से संबंधित है? तो राइट आंसर है आपका गांधार कला शैली से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूर्तियाँ मौर्य काल से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ग नंबर है, जो कि सिंह शीर्ष है, सारनाथ है, और चौरी वाहन जो कि दीदारगंज से प्राप्त है। अगला है कि इसकी खोज सारनाथ में हुई है। इसे बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटना के यादगार स्वरूप में बनाया गया है। तो ये कथन किससे संबंधित है? आपका सिंह शीर्ष सारनाथ से संबंधित है ये आपका। अगला है कि जैन तीर्थंकर की प्रतिमा संबंधित रही है। तो जैन तीर्थंकर से संबंधित आपकी महावीर स्वामी से संबंधित हो जाएगी। तो ये कुछ MCQs दिए हुए थे, तो उसको आपने देख लिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।